Now again we proceed with the things given in the book. We say prism. क्या क्या assumptions है प्रिज्म में, क्या क्या होना जरूरी है फॉर कैलकुलेशन. These are the assumptions. ठीक है. पहला हुआ इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल. ठीक है, वैलिड एसम्पशन है. म्यू फॉर द प्रिज्म इज मोर देन म्यू फ्रॉम द सराउंडिंग. वैलिड है. तीसरा हुआ इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बेस. ठीक है, ये भी समझ में आया. None of the angles between the slant edges or slant faces of the prism is more than 90 डिग्री. हाँ, अब ये असम्पशन को लेके चैप्टर चलेगा. ठीक है, ये असम्पशन को लेके चैप्टर चलेगा. इनमें से असम्पशन छूटा, दुर्घटना घटा. तो एंट्रेंस के लिए मैं बता दिए. अभी आप जो फॉर्मूले निकालने वाले हो वो सारे इस असम्पशन के साथ वैलिड है. अब हर जगह e = r1 + r2 कर लोगे, डेविएशन निकालोगे, डिस्पर्सिव पावर निकालोगे, सब कुछ निकालोगे. इन दैट केस यू विल से that all these assumptions are valid, you must check. वो लोग आपको फंसा सकते हैं. तो ऐसा केस में हम लोग अभी जैसे देखे, मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगा, उसी फिगर को मैं बार बार यूज करने वाला हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फिगर ले लेता हूँ. ऐसा ये है फिगर. रे ऐसे आया. ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे. ये ऐसे बेंड होके ऐसे आया. ये हो गया नॉर्मल. ये गया ऐसे, क्योंकि इट इज डेविएटिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज इंसिडेंट एंगल. आई नीड नॉट स्पेसिफाई, सबको समझ में आ रहा है. और ये हो गया इमर्जेंट एंगल. ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म. इस फॉर्मूले को लेके हम लोग आगे चलेंगे. अब तक हम लोग देख चुके हैं पहला चीज क्या, कि A = r1 + r2. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिख रहे हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रिज्म. वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, और लिख भी देते हैं, क्या मालूम कोई इस वीडियो से देखेगा. प्रिज्म के रिलेटेड फैक्ट्स हम देख रहे हैं. क्या है, μp इज मोर देन μs. म्यू फॉर द प्रिज्म, μs इज दिस, μp इज मोर देन μs की बात कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, ऐसा कैसे? तो चलो सोचते हैं कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर 90 माइनस ये एंगल हो गया, 90 - r1 लिखे थे, फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना है अभी. तब मैं ब्रेक ले लिया. ये एंगल कितना हो गया, 90 - r2. तो हम कहेंगे 90 - r1 + 90 - r2 plus A is 180 degree. This gives you A = r1 + r2. पहला स्टेटमेंट हमें समझ में आया. ठीक है. फैक्ट नंबर 2, हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मच इज द डेविएशन. हम वो डेविएशन को निकालना चाहते हैं. ठीक है. तो क्या हुआ है देखो. तो ये सरफेस में ये ऐसे जा रहा था, नीचे की तरफ बेंड कर गया. ये ऐसे जा रहा था, फिर नीचे की तरफ बेंड कर गया. डेविएशन हुआ है.
कितना डेविएशन हुआ। अगर यहाँ पर डेल्टा 1 बेंड कर गया है, यहाँ पर डेल्टा 2 बेंड कर गया है, तो टोटल डेविएशन हुआ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 1 डेविएशन एट इंसिडेंट सरफेस कितना हुआ है भाई, देखो तो ये जाता तो ऐसे जाता, गया ऐसे जाता, तो ये एंगल कितना होता, सोच लो। ये आई है, ये इंसिडेंट रे है, ये अगर ऐसे जाता तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल करता, आई ही करता, लेकिन आ गया इधर, मतलब कितना डिवाइड कर गया है, आई माइनस R1। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अगर डेविएट नहीं होता तो ये कुछ ऐसे जाता और ये पूरा एंगल क्या होता, ये होता आई, क्योंकि ये एंगल आई है, ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन ये गया ऐसे, मतलब इतना डिवाइड कर गया है। यहाँ पर जो हम डेल्टा 1 निकाल रहे हैं, आई मीन यहाँ पर जो डेविएशन निकाल रहे हैं कौन सा है, ये है डेल्टा 1। डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू आई। हाँ, ऐसे समझ में आ रहा है, तो हम कहेंगे डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू आई, और डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई माइनस R1। डेल्टा 2 डेविएशन एट इमर्जेंट सरफेस इज इक्वल टू, यहां पर डेविएशन कितना हुआ, ये तो इमर्जेंट एंगल था, समझ में आ रहा है, ये पूरा एंगल इमर्जेंट एंगल था, ये एंगल। लेकिन अगर अभी रे डेविएट नहीं करता तो ये रे ऐसे जाता, ये इधर को डेविएट कर गया है, सो दैट इज डेल्टा 2, है ना। अगर हम कहेंगे पूरा एंगल ई है, ये पूरा एंगल ई है, तो ये पूरा एंगल अगर ई है तो सोचो ये ई और ये पूरा एंगल ई है नॉर्मल के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि R2 क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा 2, ई माइनस डेल्टा 2, तो ये एंगल बराबर होता है। R2 इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा 2 और डेल्टा 2 इज इक्वल टू ई माइनस R2, तो पता चला डेविएशन इन द सेकंड सरफेस इज ई माइनस R2। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से जा रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है। तो टोटल डेविएशन क्या हो गया, हम देखेंगे कि डेल्टा 1 किधर था, टुवर्ड्स द बेस, डेल्टा 2 टुवर्ड्स द बेस, दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो हम कहेंगे टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या मिला, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 आई माइनस R1, डेल्टा 2 ई माइनस R2, सिंप्लीफाई करो, दिस आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, लेकिन R1 प्लस R2 हमारा असम्पशन के साथ क्या था, A, तो क्या मिल गया, इट इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, द डेविएशन इज I प्लस E माइनस A। ठीक है, तो हमें दिखने लगा कि जो टोटल डेविएशन है दैट इज I प्लस E माइनस A, और A इक्वल टू R1 प्लस R2। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के साथ। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, थिंग्स रिलेटेड टू, फैक्ट्स रिलेटेड टू ए प्रिज्म व्हिच सैटिस्फाइज ऑल आवर असम्पशंस। बीट नंबर 3, बीट नंबर 3 में, बीट नंबर 3 में हम जानना चाहते हैं कि डेविएशन मिनिमम कब होगा, कैसे होगा। अगर ये टोटल डेविएशन को मैं लिखता हूं थोड़ा ढंग से, तो सोचो तो इस केस में मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। हम जानते हैं कि म्यू ऑफ द सराउंडिंग रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, ये हो गया फर्स्ट सरफेस, बार बार इंसिडेंट सरफेस और
इमर्जेंट सरफेस लिखने में ज्यादा दिक्कत होता है। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस क्या हो गया, क्या देता है, म्यू ऑफ सराउंडिंग इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ द प्रिज्म इंटू साइन आर 1। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म with respect to the surrounding is mu, मतलब mu is nothing but mu p by mu s। तो mu s को डिवाइड करो, क्या इक्वेशन मिला, तो क्या मिला, साइन आई म्यू एस को डिवाइड कर दिए, म्यू पी बाई म्यू एस को म्यू लिख दिए, इट इज म्यू साइन r1। ठीक है, एक सेकेंड सरफेस क्या मिलेगा, सेकेंड सरफेस में मिलेगा आपका म्यू इंटू साइन r2, क्योंकि यहां पर ये म्यू है और ये r2 है, एंगल इज इक्वल टू साइन ई। हमें टोटल डेविएशन निकालना था, क्या है, i प्लस ई माइनस ए। ठीक है, तो डेल्टा क्या आ गया, देखिए तो i का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन r1 प्लस ई क्या है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन r2 माइनस ए। और हमें ये मालूम है कि a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। मैं r2 को इन टर्म्स ऑफ a लिखना चाहता हूं, r2 विल बी a माइनस r1, तो ये दिस कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन r1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a माइनस r1। ठीक है, माइनस a। नाउ ये पूरा स्टेटमेंट को देखो, ऐसा कैसे लिख दिए, बिकॉज r2 इज इक्वल टू a माइनस r1। अच्छा, ये पूरा स्टेटमेंट में देखो तो क्या अननोन क्वांटिटी है, म्यू मालूम है, a तो मुझे मालूम है, अननोन क्वांटिटी इज r1, तो r1 के चलते डेविएशन हो रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। डेविएशन मिनिमम कब होगा भाई, यहां पर कुछ भी करो r1 ही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला, और एनी इंसिडेंट एंगल r1 इज चेंजिंग, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओके। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r1 डेविएशन इज मिनिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r1 डेविएशन इज मिनिमम, वो हम लिखना चाहेंगे अभी। तो वी कंटिन्यू हियर, when डेल्टा इज मिनिमम, आप कहोगे डी डेल्टा बाय डी r1 इज इक्वल टू 0। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आप लोग पढ़ चुके हो, जब ये मिनिमम होगा दिस डेरिवेटिव विल बी 0। अगर ये भुटका वाला टर्म को जस्ट मैथमेटिकली जगलरी, इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करोगे, कीपिंग इन माइंड दैट r1 and r2 आर ऑलवेज लेस देन 90, दे कैन नॉट बी मोर देन 90, ये दिमाग में रखते हुए करोगे तो सॉल्व करोगे तो मिलेगा r1 इज इक्वल टू a बाई 2, r1 मिल गया a बाई 2। ठीक है, तो जब मिनिमम डेविएशन होगा r1 विल बी इक्वल टू a बाई 2। तो एक मिनिमम डेविएशन हम कहेंगे
क्या देख रहे हैं, R1 इज इक्वल टू a बाई 2, और आपको तो मालूम है कि R1 प्लस R2 है a, सो दैट इज इक्वल टू R2, मतलब 8 डेविएशन, मिनिमम डेविएशन R1 R2 बराबर है, R1 R2 बराबर है। अच्छा, अगर R1 जितना है R2 उतना है, तो I जितना है E उतना है। 8 मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू E, 8 मिनिमम डेविएशन, तीसरा 8 मिनिमम डेविएशन, द मिनिमम डेविएशन कितना होगा, मिनिमम डेविएशन will be equal to I plus E minus A, I will say 2I minus A, because I is equal to E. 8 minimum deviation, delta minimum is equal to 2I minus A. I क्या, we have to search a suitable angle for minimum deviation. We have to search a suitable angle for minimum deviation. अगर किसी तरह से हमें कोई एंगल मिला, इंसिडेंट एंगल, जिसमें मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो दैट मिनिमम डेविएशन इज रिलेटेड टू द इंसिडेंट एंगल बाय द रिलेशन मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2I minus A. सो अब तक हम लोग जो डिस्कशन किए, with the assumptions we have chosen, we could see the facts कुछ ऐसे रहे। पहला वाला था कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दूसरा था डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, तीसरा वाला था डेविएशन, द मिनिमम डेविएशन 8 मिनिमम डेविएशन, 8 मिनिमम डेविएशन। हम देखें कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a बाई 2, I इज इक्वल टू E, एंड डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस और 2I माइनस A. इट वाज I प्लस E माइनस A, सो इट बिकम्स 2I माइनस A। ये चीज, तीन चीज हम लोग अभी तक इतना सारा हल्ला गुल्ला करके इतने ही कंक्लूजन निकाले हैं। आगे पॉइंट नंबर 4, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डेल्टा मिनिमम कुछ ऐसे आया, 2I माइनस A। तो इससे क्या पता चला, अगर हम कैसे कैसे करके डेल्टा मिनिमम निकाल सकते हैं, हम निकालना चाहते हैं I मींस इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू, और पूरा लिखते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इंसिडेंट एंगल corresponding to minimum deviation, कितना I होने से मिनिमम डेविएशन होगा, is I is equal to डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2। ठीक है, ठीक है, I corresponding to minimum deviation is this. Delta minimum can be experimentally found. आप कोई एक प्रिज्म ले लो, यहां पर एक स्क्रीन ले लो, यहां पर एक लेजर लाइट ले लो, लेजर लाइट को ऐसे डालो, ये जाएगा ऐसे 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 होकर इधर कहीं आएगा, स्पॉट यहां पे आया, ठीक है, और प्रिज्म को हटाओ, स्पॉट यहां पे आया, डिस्टेंस नापो, कुछ मिलेगा डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा उतना ज्यादा डेविएट हुआ है। गो ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल, गो ऑन इंक्रीजिंग दिस, डिक्रीजिंग दिस इंसिडेंट एंगल, आप देखोगे एक पर्टिकुलर एंगल में क्या हो रहा है, दिस गैप इज मिनिमम। अगेन रिपीटिंग, पहले एक पेंसिल टॉर्च लो, देखो कि स्क्रीन पे स्पॉट कहां पे आ रहा है, सीधे आ रहा है ऐसे, फिर प्रिज्म रख दो, स्पॉट यहां पे आ गया क्योंकि ये डेविएट कर गया, ऐसे 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 हो क्या गया, डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस, जब जितना ज्यादा डेविएशन होगा ये डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा।
एट मिनिमम डेविएशन दिस डिस्टेंस मस्ट बी कम, अगर थोड़ा सा डेविएट किया तो स्पॉट यहाँ पे आएगा। सो गो ऑन चेकिंग, चेंजिंग द इंसिडेंट एंगल, गो ऑन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन these two points. When d is minimum, you note the corresponding value of I, ठीक है, और you plot I versus कैपिटल D, ठीक है। तो देखो D जहां सबसे कम हुआ वहां पे I का वैल्यू नोट कर लो। D जहां से सबसे कम हुआ, एक्सपेरिमेंटली डाटा बनाया, बहुत सारा 25 तो I लिए, 25 तो D निकाले, सारे को प्लॉट कर दिए, जहां पर मिनिमम हुआ वहीं पे हो गया मिनिमम डेविएशन, यू कैन गेट द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ I। तो डेल्टा मिनिमम कैन बी obtained by experiment। एक्सपेरिमेंट कितना मिनिमम डेविएशन हो रहा है हम मेजर कर सकते हैं। हेंस I corresponding to delta minimum can be found from above equation, ऊपर वाले इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। अगर हम प्लॉट करके देखेंगे कि कैसा है वेरिएशन ऑफ डेल्टा विथ I, डिफरेंट वैल्यू ऑफ I के लिए डेल्टा को वेरिएशन प्लॉट करेंगे, यू विल सी द ग्राफ गो समथिंग लाइक दिस। डोंट कंसीडर ए सिमेट्रिक कर्व, ये सिमेट्रिक नहीं, कर्व ऐसा है। दिस पॉइंट करेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम डेल्टा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I। ये चीज आपको देखना है, जब डेल्टा मिनिमम हुआ आपको I वहां से नोट करके निकालना है। सो वंस I करेस्पॉन्डिंग टू डेल्टा मिनिमम पता चल गया तो हम कहेंगे, अब क्या कहेंगे, नाउ हमारा प्रिज्म वाला केस याद करिए, इट वाज साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और I क्या है डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 जब होगा तब R1 का वैल्यू क्या होगा A/2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, when we know, मालूम है, we know this, when डेल्टा इज मिनिमम, I क्या है डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 और R1 is A/2, putting in above equation, क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R1 कैन बी रिटन एज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। दैट मीन्स अगर आप किसी तरह से डेल्टा मिनिमम निकाल देते हो एक्सपेरिमेंटली, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू आल्सो। व्हाट इज दैट म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, assuming it to be more than 1, क्योंकि म्यू ऑफ द प्रिज्म वाज टेकन मोर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, सो म्यू इज मोर देन 1। तो ये क्वेश्चन, ये डिराइवेशन आता है, लेकिन आपको डिराइवेशन करना है, फाइंड द कंडीशन फॉर म्यू अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, सीधा यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। कहां से? यहां से, ये
एट मिनिमम डेविएशन ये करके जाना, इससे आगे से नहीं देखना है, ठीक है, ये डिराइव करना। अब क्या मालूम किस किस्म की क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से करना। आग का दरिया है डूब के जाना, ये सीबीएसई बोर्ड तो प्यार से भी ज्यादा महंगा हो गया। म्यू इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, जो साइन ए बाई टू, इसमें क्या करेंगे वो लोग, इसमें डेल्टा मिनिमम ए दिया रहेगा, म्यू पूछेंगे, आप इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो वी आर सीइंग पॉइंट नंबर 5, इतना सारा चीज हम लोग देख लिए। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, point number 6, we are continuing with the facts। चलो देखते हैं मैक्सिमम डेविएशन। वैल्यू ऑफ I फॉर मैक्सिमम डेविएशन। हम देखते हैं कि मैक्सिमम करेंगे तो आई को मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे, मिनिमम लेने से भी होगा, मैक्सिमम लेने से भी होगा। आई को जितना ज्यादा करेंगे मैक्सिमम डेविएशन होगा, लेकिन आई मैक्सिमम कितना हो सकता है 5/2। आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 5/2। तो फॉर मैक्सिमम डेविएशन ये आएगा क्वेश्चन फॉर ए पार्टिकुलर प्रिज्म, कोई एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए मैक्सिमम डेविएशन क्या हो सकता है। डायग्राम से तो दिख रहा है कि आई जितना ज्यादा होगा ये डेविएशन उतना ज्यादा हो रहा है। चूज स्टेप्स, चूज आई टू बी मैक्सिमम, दैट इज π/2। So I is equal to π/2। Let me draw the diagram। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि ऐसा रे डाल रहे हो, जितना ज्यादा करोगे आई का वैल्यू उतना ज्यादा डेविएशन होगा। तो आप देखोगे ये ऐसे लोगे आई का वैल्यू π/2। सो वी कंसीडर ए रे एट द ग्रेजिंग एंगल, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। अच्छा, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, एंड वी सी कि यहाँ पर जब वो निकलेगा क्या एंगल में निकलेगा, इट विल बी कमिंग आउट एट एन एंगल इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री मतलब 89.9 डिग्री, तो रे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो गया ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल, ठीक है। When incident light, considering grazing incidents, ऐसे लिख देते हैं, considering grazing incidents क्या मिला, R1 is equal to C, C क्या है, we get R1 is equal to critical angle, that is equal to C। अच्छा, अब रे यहां से निकलेगा ऐसा कुछ जाएगा नहीं, डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, इसके ऊपर। तो आपको मिल गया, अभी जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम होगा। चलो हम देखते हैं, पहले ये रे तो कुछ ऐसा गया, अब यहाँ पे हमें निकालना है C मिल गया, तो हमें R2 मिल गया। सो R2 इज फाउंड, R2 कैसे निकालेंगे, A minus R1 दैट इज A minus C, A minus C हो गया R2। एक बार R2 मिल गया, नाउ अगेन म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, ठीक है, E मिल गया। तो अभी देखो हमें क्या दिया गया, हम स्टार्ट किए इसे, I का वैल्यू लिए 5/2,
ये हो गया C और ये हो गया हमारा R2, ये एंगल है R2, R2 इज A माइनस R1 क्योंकि R2 प्लस R1 होता है A, सो इट इज A माइनस C। R2 पता चल गया। अब ये मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये 1 है क्योंकि रिलेटिव टू दिस ये म्यू लिया गया है, तो कहोगे म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E इज फाउंड। ठीक है, अब E आपको पता चल गया, सो मैक्सिमम डेविएशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू I plus E minus A, that is pi by 2 minus E minus plus E minus A. So the maximum deviation is pi by 2 plus E minus A. तो आपको यहाँ से इस तरीके से जाके कोई एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए डेल्टा मैक्स निकालने के लिए कहा गया, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए डेल्टा मैक्स निकालने के लिए कहा गया तो आप निकाल सकते हो। डेल्टा मैक्स दैट कैन बी obtained by choosing suitable value of A is equal to सोचो डेल्टा डेविएशन सबसे ज्यादा कब होगा, जब हम इसको ऐसे छोड़ेंगे और वो ऐसे जाएगा, ये रे जो है पूरा ये भी ग्रेजिंग एंगल में जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल भी गया ग्रेजिंग एंगल में और ये जो इमर्जेंट रे ऐसे नहीं निकला, पूरा ऐसे निकला, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ, है ना। तो डेल्टा मैक्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चूजिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ A is possible when emergent angle is also equal to pi by 2। मतलब बात कुछ ऐसा, ये हो गया आपका प्रिज्म रे गया ऐसे और फिर गया ऐसे, लंबी रुकावट के लिए खेद है। अब हम देखेंगे डेल्टा मैक्स सबसे ज्यादा कब होगा भाई, जब रे ऐसे जाएगा और पूरा ऐसे निकलेगा, अंदर तो नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर आएगा तो हम कहेंगे ये प्रिज्म वाला काम तो किया नहीं, एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकलना चाहिए था, तो ऐसा होगा। तो हम कहेंगे when E is also equal to delta max that can be obtained by choosing suitable value of A is possible where emergent angle is also equal to pi by 2 with I is equal to pi by 2। अगर E pi by 2 है, I pi by 2 है, अच्छा तो E हो गया pi by 2, तो आप क्या कहोगे, ये एंगल हो गया C और ये एंगल हो गया C, नहीं ये दोनों एंगल हो गया C, ये भी C है ये भी C है, तो CC बन गया यहाँ पे। तो फिर A कितना बना, ये भी पाई बाई 2 है ये भी पाई बाई 2 है, तो आप क्या कहोगे, सो व्हाट इज A is equal to C plus C that is equal to 2C। अगर A का वैल्यू हम 2C देते हैं और ग्रेजिंग इंसिडेंस में डालते हैं तो ग्रेजिंग इमर्जेंस में निकलेगा और डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। किसी एक प्रिज्म सुइटेबल प्रिज्म लेंगे, सबसे ज्यादा डेविएशन करने की कोशिश करेंगे, तो सुइटेबल प्रिज्म का क्या कंडीशन होना चाहिए, द एंगल ऑफ द प्रिज्म शुड बी इक्वल टू 2C। अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू 2C तो आप मैक्सिमम डेविएशन निकाल सकते हो। कैसे,
यहां पर गया ऐसे, इधर आया ऐसे, ठीक है। एंड व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन कमिंग आउट टू बी, सॉरी मैक्सिमम डेविएशन आएगा, इट विल बी i प्लस e माइनस a, i तो है पाई बाई 2, e तो है पाई बाई 2, i प्लस e माइनस a हो गया 2c। so the maximum deviation that you can obtain is nothing but पाई माइनस 2c, इससे ज्यादा कर नहीं सकते, डेविएशन को इससे ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या हुआ, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, रे अंदर तो जाएगा बाहर नहीं आएगा। सोचो सोचो, हम देखेंगे कि इफ a इज ग्रेटर देन 2c, a अगर 2c से ज्यादा हुआ, देन विथ i is equal to pi by 2, I is equal to pi by 2, R1 is equal to C, and R2 is A minus R1, which is greater than C, R2 greater than C हो जाएगा रे भैया। तो फिर क्या होगा, सोचो तो, ये बड़ा सा ले लिए प्रिज्म, A is more than C, more than 2C, इंसिडेंट रे को अगर A से भी डाले उसके बावजूद वो जब निकलेगा यहाँ पे, दिस एंगल विल बी R2 which will be more than C, तो होगा क्या, इट विल रिफ्लेक्ट। समझ में आया, the ray will undergo TIR, total internal reflection at the second surface, the ray undergoes total internal reflection at second surface, total internal reflection at second surface। समझ में आया, इसमें से रे निकल के नहीं आएगा, तो रे इधर से आ जाएगा, तो एक रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन, फिर यहां से हो सकता है निकल जाएगा, बट इन दैट केस वी विल नॉट कॉल दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि इधर से घुसा इधर से निकला। देखना है कि दो रिफ्रैक्शन में निकलना चाहिए, दो रिफ्रैक्शन में निकलना चाहिए, दो रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिफ्लेक्शन रह गया, तो फिर रे डज नॉट इमर्ज आउट इन द अदर साइड। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, अगर a का वैल्यू, अगर आपको कि सर आप पाई बाई 2 क्यों लिए, i का वैल्यू पाई बाई 2 क्यों लिए, कुछ भी ले सकते थे, अरे पाई बाई 2 लेने से तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा तो ये सबसे कम होगा, क्योंकि दोनों मिलके a है ना, इसको सबसे कम करने की कोशिश किए तो इसको सबसे ज्यादा किए, सबसे ज्यादा करने के बाद भी इसका वैल्यू c से ज्यादा है, c से ज्यादा है, निकल गया, और किसी दूसरे एंगल में डालेंगे या और छोटा हो जाएगा या और बड़ा हो जाएगा या और रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा। तो I को सबसे ज्यादा करने की बावजूद, I को सबसे ज्यादा करने की बावजूद अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, उससे कम करेंगे तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म्स with small angle incidence, कितने सारे असम्पशन से और बुक में नहीं लिखा है, स्मॉल एंगल प्रिज्म, इसमें क्या क्या असम्पशन लिया गया है। पहला हुआ असम्पशन लिए क्या, A is very small, ठीक है, A is very small. These assumptions are in addition to
द प्रीवियस असम्पशंस, वो रहेगा प्लस एडिशनल असम्पशन। समझ रहे हो? वहां पर जो असम्पशन थे उसके साथ ये असम्पशन। ए इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। हाँ ठीक है, ये हो गया असम्पशन। पहले जो असम्पशन लिखे थे, इन एडिशन टू दैट दीज असम्पशंस। बी, नाउ फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस में हम लोग क्या देखें? हम देखें कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और आई छोटा है तो R1 छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू म्यू R1, बिकॉज I एंड R1 आर स्मॉल। स्मॉल होने से मजा आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। अच्छा ऐसा है, ठीक है। 8 सेकेंड सरफेस, R2 इज A माइनस R1। अब R1 तो छोटा था, A भी छोटा है, छोटे से छोटे को माइनस करो, ये भी छोटा हो गया। मान लो कि R1 है 2 डिग्री, A का वैल्यू है 4 डिग्री, 4 माइनस 2 इज अनदर 2 डिग्री, मतलब R2 इज ऑल्सो स्मॉल। सो R2 is small. Why? R2 is small. Why? R1 is already small. As A is small, R2 is small, क्योंकि A से माइनस की। अच्छा ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, और म्यू R2 इज इक्वल टू E। म्यू R2 इज इक्वल टू E, म्यू R1 इज इक्वल टू I। हाँ ये यार किसके केस में? फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, छोटा एंगल प्रिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म ये सारा चीज हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं, डेविएशन। तो डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ठीक है, स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब ऐसा आपकी दांत की तरह साफ। ठीक है, रे कैसे गिर रहा है? ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो ये रे भी कुछ ऐसे ही आ रहा है। ये ऐसा है नॉर्मल, रे इज ऑलमोस्ट कमिंग लाइक दिस, इट वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, अब इसमें I का वैल्यू क्या था? म्यू R1, E का वैल्यू क्या था? म्यू R2 माइनस A। तो इसमें आप म्यू कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 माइनस A, बट व्हाट वाज R1 प्लस R2? इट वाज A, सो म्यू A माइनस A इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। आगे की सारा डेरिवेशन स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए है। फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म द डेरिवेशन इज म्यू माइनस 1 इंटू A। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर प्रिज्म का रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेनन खत्म होता है, जिसमें हम लोग मोस्टली बात किए अबाउट डेविएशन। डिस्पर्सन के बारे में बात करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले इस सब के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और लंबा क्लास में आपको लंबी पढ़ाई हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देख लो।